हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप पे। नागरिकता भारत के संविधान में भाग 2 में रखी गई है और इसमें जो अनुच्छेद शामिल हैं वो हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11। आइए देखें, सबसे पहले एक राज्य के मूलभूत आवश्यक जो तत्व होते हैं वो क्या हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक राज्य की जो राजनीति विज्ञान में कल्पना की जाती है कि एक स्टेट कैसा होगा, तो स्टेट में 4 बेसिक चीज़ों का होना बताया गया है कि राज्य के पास में एक भूक्षेत्र होना चाहिए। और भाग 1 में हमने भारत के राज्य क्षेत्र के विषय में डिस्कशन किया है पूरा कि भारत का भूक्षेत्र कौन कौन सा है, तो वो एक चीज़ तो हमने पढ़ ली है। दूसरा, राज्य के विषय में कहा जाता है कि राज्य होने के लिए जनसंख्या होना ज़रूरी है, कुछ जनसंख्या होनी चाहिए उस ज़मीन पर रहने वाली। और तीसरी चीज़ जो कही जाती है वो कहा जाता है कि राज्य होने के लिए वहाँ की एक सत्ता या सरकार होना आवश्यक है। और फिर कहा जाता है कि उस राज्य को संप्रभु होना चाहिए, कि अगर राज्य का दर्जा उसे चाहिए तो फिर उसको संप्रभु होना चाहिए। और संप्रभु के निहितार्थ क्या हैं, मतलब क्या हैं, उन पर भी हम पीछे प्रस्तावना वाले चैप्टर में डिस्कस किए थे कि सोवरेन होने का मतलब क्या होता है। और भाग 1 में हमने भारत का जो राज्य क्षेत्र है, टेरिटरीज है, उसको भी पूरी तरीके से समझा था कि भारत एक यूनियन है और उसका कौन कौन से क्षेत्रों पर अधिकार है, किस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया गया है, उसको पूरी तरीके से हमने डिस्कशन कर लिया है। आज के इस चैप्टर में हम जो सेकंड चीज़ है जनसंख्या, और जनसंख्या में ही एक चीज़ होती है नागरिकता। तो आप कह सकते हो कि भारत के संविधान में भारत की जो जनसंख्या है नागरिक के रूप में रखी गई है। नागरिक क्या होता है इस चैप्टर में हम समझेंगे। किसी राज्य का नागरिक होने का मतलब क्या है, सिटीजन होने का मतलब क्या है, वहाँ पर हम पहुँचे। उससे पहले हम देखें कि ये जनसंख्या क्या होती है। किसी एक देश में निवासी होते हैं, उनमें भी कई कैटेगरी हो सकती है। यानी एक देश के जो निवासी कहे जाते हैं और एक देश के जो नागरिक कहे जाते हैं उनमें कुछ बेसिक अंतर हैं। तो नागरिक क्या हैं और निवासी क्या हैं, तो पहले हम देखें कि देश के निवासी कौन कौन होते हैं। देश के निवासी से मतलब है कि वर्तमान में अगर भारत की बात करें तो भारत देश में कौन कौन लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ भारत के नागरिक ही रहते हैं, विदेशी भी रहते हैं, शरणार्थी भी रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं जो विभिन्न वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो एक देश में कौन कौन निवासी हो सकता है। अभी हम नागरिकता की बात करेंगे, अनुच्छेद 5 से 11 पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके विषय में आप चिंता न करें, पूरा इसको एक सीक्वेंस से बात करेंगे और डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हमें नागरिकता को समझना पड़ेगा, क्योंकि बगैर इसको समझे, इस कॉन्सेप्ट को समझे हुए आप मेंस के आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। और संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में सीधे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे या होने के योग्य होंगे, ये चीज़ें बताई गई हैं उसमें। और फिर उसमें सीधे सीधे ये भी बता दिया गया है कि भविष्य में भारत में कौन नागरिक बनेगा या किसकी नागरिकता चली जाएगी, इसकी पूरी शक्ति संसद के पास में होगी और संसद आगे अधिनियम बना करके नागरिकता की संबंधित विधियाँ बना सकती है। तो उन सब चीज़ों को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। 2019 तक के नए जो CAA है, अमेंडमेंट एक्ट है नागरिकता पे, वहाँ तक पूरा डिस्कशन चलेगा, लेकिन पूरा बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो किसी देश के निवासी में एक तो नागरिक हो सकते हैं, सबसे जो बेस्ट कैटेगरी होती है वो नागरिक की होती है। और दूसरे हो सकते हैं विदेशी नागरिक यानी सिटीजन्स, और ये फॉरेनर्स हो सकते हैं विदेशी जो हो सकते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो मित्र देशों के विदेशी हो सकते हैं, मित्र देशों के, और एक को हम कहते हैं शत्रु देशों के, जिनसे हमारा युद्ध चल रहा हो। ऐसे वहाँ के लोग भी तो हमारे देश में निवास करते हुए हो सकते हैं। तो ऐसे विदेशी भी हमारे देश में रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं जिनको हम कहते हैं शरणार्थी, जो हमारे यहाँ शरण लिए हुए हैं।
अनेक देशों में अनेक धर्म, जाति, परंपरा, संस्कृति के लोग रहते हैं। कभी कभी किसी देश में किसी वर्ग विशेष पर कोई संकट आ जाता है या किसी व्यक्ति विशेष पर संकट आ जाता है और वो हमारे देश में अगर भाग करके आता है और हमारी सरकार से वो शरण मांगता है, तो हमारी शरण में व्यक्ति आता है और अगर सरकार चाहती है तो उसको शरण देती है, तो उस प्रकार के लोग शरणार्थी कहे जाते हैं। जो हो सकता है कि बाद में भविष्य में भारत के नागरिक बने अगर शर्तों को पूरा करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए वो शरणार्थी भी हो सकते हैं, स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं। यानी शरणार्थी भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्थायी का मतलब होता है कि जो हमारे देश में भाग करके आए, जैसे कि तिब्बत से बहुत से लोग भाग करके हमारे देश में 1959 से पहले आए, तो उसको भारत सरकार ने कहा कि ये हमारे यहाँ स्थायी शरणार्थी बने, यानी कि वो परमानेंट हमारे देश में शरणार्थी के रूप में रह सकते हैं। कुछ होते हैं थोड़े समय के लिए शरणार्थी, अगर हमारी सरकार उनको कुछ समय के लिए अपने देश में शरण देना चाहे तो वो अस्थायी हो सकते हैं। तो ऐसे भी लोग भारत में रहते हैं, तिब्बत वाला हमने आपको उदाहरण बताया। और एक होते हैं अवैध प्रवासी, यानी वो हमारे देश के नागरिक नहीं है, रहने वाले भी नहीं है, वो अवैध रूप से घुसपैठिया जिनको कहते हैं, इन पर भी बात आएगी, क्योंकि नागरिकता से संबंधित बहुत सारे मुद्दे चर्चा में इसमें रहते हैं करंट में। जब से जो है 2019 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है, CAA 2019। हालांकि नागरिकता अधिनियम में बहुत बार संशोधन किया गया है, लेकिन ये 2019 में कुछ ज़्यादा ही इस पे जो है विवाद हुए हैं, तो उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो नागरिक हो सकते हैं, विदेशी हो सकते हैं, विदेशी हमारे मित्र देशों के, शत्रु देशों के भी हो सकते हैं। इनमें कुछ अंतर भी होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा संविधान विदेशियों के लिए भी कुछ अधिकार देता है। नागरिक को तो सब कुछ मिलेगा ही, हम अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं, अपनी बात तो हम आगे पूरा डिटेल में करेंगे, लेकिन हमारे देश में जो विदेशी रह रहे हैं उनके भी कुछ मौलिक अधिकार हैं। जब आप मौलिक अधिकार चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत से मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं, नागरिकों को तो सभी प्राप्त हैं, विदेशियों को भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन वो किन विदेशियों को प्राप्त हैं? वो हमारे मित्र देशों के विदेशियों को प्राप्त हैं। शत्रु देशों के विदेशियों को कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो अन्य विदेशियों को तो मिलेंगे लेकिन शत्रु देश वाले को नहीं मिलेंगे। जैसे आर्टिकल 22 के तहत एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है जो नागरिकों को तो मिला ही है, विदेशियों को भी मिलता है, लेकिन वो शत्रु देश के विदेशियों को नहीं मिलेगा। और वो कौन सा है? आर्टिकल 22। यानी इसे अगर कोई शत्रु देश का हमारे देश में रह रहा है तो उसको आर्टिकल 22 के तहत एक होता है गिरफ्तारी, नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षा। हमारे मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 22 के तहत जो है गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध भी कुछ सुरक्षाएं दी गई हैं जो नागरिकों को और विदेशियों को भी उपलब्ध होती हैं, लेकिन सभी विदेशियों को नहीं, शत्रु देशों के विदेशियों को नहीं मिलती हैं। तो ऐसे आप इनमें डिफाइन कर सकते हो कि इनमें क्या अंतर है। बाकी कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं। शरणार्थियों के विषय में भी तमाम हमारे संविधान में चीज़ें हैं कि और अवैध प्रवासी के संबंधित भी विधियां बनती रहती हैं, और नागरिक तो हैं ही। तो इतने प्रकार के लोग जो है भारत में निवास करते हैं। तो इसमें जो सबसे मुख्य और सबसे प्रमुख निवासी होते हैं वो नागरिक कहे जाते हैं। आज इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि नागरिक क्या है, सिटीजन क्या होते हैं, किस व्यक्ति को आप सिटीजन कहोगे। अगर आपसे कोई कहे कि आप भारत के नागरिक हैं तो ऐसा क्या है आपके पास स्पेशल, और भारत के बीच में ऐसा आपका क्या संबंध है जो विशेष है जिससे आप नागरिक होना साबित होते हैं कि आप नागरिक हैं। ऐसा क्या आपको खास दे रहा है देश जो अन्य लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि नागरिकों को और विदेशियों को क्या अंतर हैं, हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों के लिए क्या विशेष चीज़ें की गई हैं जो विदेशियों के लिए नहीं हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि नागरिकता संबंधी जो प्रावधान हैं अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक के, उनको पूरा हम डीप डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं नागरिक।
नागरिक होने की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि नागरिक क्या होता है। नागरिक, हम सब भारत के नागरिक हैं। क्या है नागरिकता होना? एक राजनीति विज्ञान के बहुत प्रसिद्ध विचारक हैं, उन्होंने कहा, टी.एच. मार्शल उनका नाम है। टी.एच. मार्शल के अनुसार जो है नागरिकता की बहुत अच्छी परिभाषा दी गई। उन्होंने कहा कि किसी राज्य का एक पूर्ण सदस्य होता है नागरिक। यानी नागरिक कौन होता है? वो राज्य एक संस्था है, तो राज्य का पूर्ण सदस्य होता है, कंप्लीट मेंबर होता है। पूर्ण सदस्य का मतलब होता है कि राज्य के द्वारा मिलने वाले समस्त अधिकारों को वो प्राप्त करेगा, राज्य के द्वारा दिए जाने वाली समस्त ड्यूटीज़ यानी कर्तव्यों का निर्वहन भी उसको करना पड़ेगा, और उस व्यक्ति को राज्य के प्रति निष्ठा भी रखनी पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति उस राज्य का कंप्लीट मेंबर होता है। इसीलिए वो राज्य के द्वारा दिए जाने वाली ड्यूटीज़, दिए जाने वाले अधिकार का पूर्ण स्वामी होता है, यानी उसको प्राप्त करता है। तो ऐसा ही व्यक्ति नागरिक कहा जाता है। यानी कि जो नागरिकता है वो राज्य और व्यक्ति के बीच में एक रिलेशन है, एक संबंध है। तो टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकता क्या है उसको आप देखें। टी.एच. मार्शल एक राजनीति विज्ञान के विचारक हैं, राजनीति विज्ञान विचारक। इन्होंने जो है परिभाषा दी है, इसकी परिभाषा क्या इन्होंने कहा है? जो उसका सार तत्व वो है कि नागरिक कौन होता है। इन्होंने कहा कि नागरिक किसी राज्य का पूर्ण सदस्य होता है, पूर्ण सदस्य होता है, कंप्लीट मेंबर होता है। विदेशी जो होगा वो पूर्ण सदस्य नहीं होगा, उसको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। नागरिक को सब चीज़ें मिलेंगी, अधिकार भी मिलेंगे, कर्तव्य भी मिलेंगे। तो 3 तत्वों पर आधारित है जो पूर्ण सदस्यता है। पूर्ण सदस्य होने का मतलब क्या है? पूर्ण सदस्य होने का मतलब है कि 3 बातें होंगी, इसमें 3 आधार होंगे, 3 प्रमुख तत्व होंगे इसके। पूर्ण होने का मतलब है 3 चीज़ें उस पर लागू हैं। पहली चीज़ कि उसको राज्य के द्वारा दिए जाने वाले सभी अधिकार मिलेंगे, यानी कि राज्य द्वारा मिलने वाले सभी अधिकार मिलेंगे, सभी अधिकार प्राप्त होंगे। जो पूर्ण मेंबर होगा उसी को सारे अधिकार मिलेंगे। तो आप अपना संविधान अगर देखोगे तो अगर मौलिक अधिकार या संविधान में वर्णित और भी अधिकार हैं तो वो सबको नहीं मिलते हैं। वो सभी के सभी अधिकार किसको मिलते हैं? नागरिक को मिलते हैं। उदाहरण के लिए लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को है, या फिर लोकसभा के रूप में मेंबर के रूप में चुने जाने के लिए खड़े होने का अधिकार यानी निर्वाचित होने का अधिकार भी नागरिक के पास में है। भारत का राष्ट्रपति, भारत में राज्यपाल का पद, उपराष्ट्रपति का पद या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का पद, ये सब विभिन्न पदों पर अभी हम और भी डिस्कस करेंगे इसको डीप में। उन सब पदों पर कौन जा सकता है? नागरिक जा सकते हैं, विदेश के लोग नहीं। कोई भी विदेशी हमारे देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। कोई भी विदेशी हमारे यहाँ लोकसभा में जाकर के इलेक्शन नहीं लड़ सकता है और ना वोट दे सकता है वो। तो इस प्रकार से बहुत से अधिकार और बहुत से मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त होते हैं। तो जो नागरिक होंगे उसको राज्य द्वारा मिलने वाले सभी अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हों या अन्य अधिकार हों, उसको सभी प्राप्त होंगे। दूसरी शर्त यह है कि अगर राज्य अपने नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है तो नागरिकों को वो कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे। यानी कि राज्य द्वारा निर्धारित
कर्तव्य भी करने होंगे। यानी एक तरफ उस नागरिक को अधिकार मिलेंगे तो दूसरी तरफ उसके ऊपर कुछ कर्तव्य भी लगाए जाएंगे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी कि उस व्यक्ति की राज्य के प्रति निष्ठा होती है। यानी जो नागरिक होगा उसकी राज्य के प्रति निष्ठा होना जरूरी है। विदेशियों से अपेक्षाएं नहीं की जाती हैं कि वो राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हो। जैसे कि अगर आप देश के नागरिक हैं तो राष्ट्रगान बज रहा है तो राष्ट्रगान का सम्मान करना राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, सम्मान है, ये आपके ऊपर आपका कर्तव्य है। लेकिन अन्य विदेशी नागरिक के ऊपर ये बाध्यकारी नहीं है कि वो ऐसा करे ही। तो कर्तव्य आपको करने होंगे, सभी अधिकार भी मिलेंगे। और तीसरी चीज़ क्या है कि राज्य के प्रति निष्ठा, राज्य के प्रति निष्ठा। तो ये तीन बातें जो होती हैं वो नागरिकता तय करती हैं कि वह व्यक्ति उस राज्य का नागरिक है। अगर ये तीनों चीज़ें किसी में नहीं पाई जा रही हैं, यानी उसको सारे अधिकार न मिल रहे हों, उसके ऊपर कर्तव्य जो है करने की बाध्यता न हो, राष्ट्र के प्रति उसकी निष्ठा होने की भी बाध्यता न हो, तो वह व्यक्ति नागरिक नहीं है। तो यही है नागरिकता। अब अधिकार की अगर सभी अधिकार की बात करें तो आप कह सकते हो सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार जो भी राज्य प्रदान करेगा, जैसे मौलिक अधिकार। तो राज्य जो भी अधिकार, सभी अधिकार का मतलब है जितने भी प्रकार के अधिकार राज्य प्रदान कर रहा है वो सब उसको मिलेंगे। तो ये है, यानी कि इसका अर्थ ये निकला कि नागरिकता क्या है। नागरिक ये सारी चीज़ें, तो नागरिकता जो है वो राज्य और व्यक्ति के बीच में एक संबंध है जो तीन तत्वों पर आधारित है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नागरिकता क्या है, नागरिकता राज्य और व्यक्ति के मध्य एक संबंध है, एक संबंध है जो तीन तत्वों पर आधारित है, तत्वों पर आधारित है। ये तीन चीज़ें आवश्यक हैं, यही तीन चीज़ें, यही तीन प्रमुख इसके तत्व हैं नागरिकता के। अब एक शब्द आता है नागरिक, एक शब्द आता है प्रजा। प्रजा भी आपने सुना होगा। तो क्या प्रजा शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो भी नागरिक ही होना होता है? तो इसमें कुछ राजनीति के अनुसार कुछ इसमें अंतर है कि प्रजा क्या है। जैसे कि आप बात करते हो नागरिक, तो नागरिक के विषय में तो आपने समझ लिया। एक जो शब्द आता है प्रजा, जैसे कि राजतंत्र में पहले प्रजा शब्द प्रयोग किया जाता था कि राजा की ये प्रजा है। तो अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो वो भी जो है नागरिक के रूप में ही आप कहोगे, लेकिन प्रजा में थोड़ा सा अंतर है। नागरिक के पास में कर्तव्य होते हैं तो अधिकार भी होते हैं। देखो दोनों चीज़ें हैं, कर्तव्य है तो अधिकार भी हैं। जो नागरिक एक नई विचारधारा है, नागरिक होना लोकतंत्र में आया है, एक नई विचारधारा है, तो इसमें कर्तव्य भी होते हैं और अधिकार भी होते हैं, अधिकार भी होते हैं। और अधिकार राज्य के विरुद्ध भी होते हैं, सरकार के विरुद्ध भी होते हैं। जो आप देखोगे मौलिक अधिकार पढ़ोगे अपने संविधान में तो वो राज्य के विरुद्ध भी हैं अधिकार। यानी कि उसमें कहा जाता है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, यानी वो व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं कर रहा है, वो राज्य के विषय में बात कर रहा है। यानी सरकार इस अधिकार का हनन नहीं कर सकती है, व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता, सरकार भी नहीं कर सकती है। राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि सरकार भी नहीं कर सकती है। राज्य के विरुद्ध भी आपको अधिकार प्राप्त है और कर्तव्य तो है ही। लेकिन जो प्रजा होती है, प्रजा के पास कर्तव्य तो होते हैं, कर्तव्य, और उनके पास अधिकार न्यून होते हैं, अधिकार न्यूनतम होते हैं, बहुत कम अधिकार होते हैं या नहीं होते हैं। आप कह सकते हो नगण्य अधिकार होते हैं, अधिकार मिलना सुनिश्चित नहीं है, वो राजा की मर्जी पर निर्भर होता है। प्रजा में सिस्टम ये होता है कि वह व्यक्ति विशेष जो शासक है उसकी मर्जी पर है कि आपको वो अधिकार दे और या फिर चाहे तो वो उस अधिकार का हनन कर ले, उसके मूड पर है। अगर वो खुश है तो आपको कहेगा ठीक है ये अधिकार आपका है, ले जाइए, और अगर उसका मूड अच्छा नहीं है तो वो आपके अधिकार का हनन
कर सकता है और उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि अधिकार मिलना सुनिश्चित नहीं है, तय नहीं है, मिल भी सकता है। तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि कर्तव्य फैक्टर प्रभावी है और अधिकार नहीं है। यहाँ पे कर्तव्य है तो अधिकार मिलना सुनिश्चित है। सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकार का हनन हो गया। तो नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं, निष्ठा भी होती है, और प्रजा में थोड़ा सा अंतर हो गया। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर नागरिक क्या है। अगर एक शब्द में आपसे पूछ ले कोई कि नागरिक होना क्या होता है, तो आप कहोगे कि नागरिक किसी राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं जिनके पास 3 चीज़ें होनी जरूरी हैं। 3 चीज़ों पर ये संबंध आधारित है कि राज्य उनको सभी अधिकार प्रदान करता है, तो फिर उनसे कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा भी करता है, और साथ साथ ये भी अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य के प्रति निष्ठावान हो, यानी राज्य के प्रति समर्पित हो, राज्य के विधियों इत्यादि का पालन करें। तो ये हो गया आपका नागरिकता क्या है। अब यहाँ पे हमने बात की कि राज्य जो है नागरिकों को सभी अधिकार देता है। अब इसको थोड़ा डीप में समझेंगे कि भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि भारत कैसे विभेद करता है विदेशी और नागरिकों में। यानी कि भारत के संविधान में वो कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। वैसे तो सभी अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उन अधिकारों की बात करेंगे जो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। तो उन अधिकारों पर हम बात करेंगे ताकि आप नागरिकता को और अच्छे से समझ सकें। तो आपको एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि नागरिकता को भारतीय संविधान में किस भाग में रखा गया है? भाग 2 में रखा गया है। कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर नागरिकता के संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में हैं। ये चीज़ें कॉमन हैं। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता पाई जाती है? तो भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यानी कि भारत का संविधान ये प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति के पास में 2 नागरिकताएं नहीं होंगी। एक व्यक्ति के पास में एक ही नागरिकता होगी और वो होगी भारतीय नागरिकता। तो एकल नागरिकता की बात करती है। दूसरी एक चीज़ और आप जानें कि नागरिकता को किस सूची में रखा गया है। हमारा देश एक संघीय व्यवस्था का देश है, तो उसमें राज्य की सूचियाँ अलग हैं और संघ की सूची अलग है। तो संघ सूची में है, राज्य सूची में है या समवर्ती सूची में है। तो जो नागरिकता विषय है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है, वो संघ सूची में रखा गया है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिकता किसका विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। और संघ सूची का जो विषय होता है उस पर विधि बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार यानी संघ का। तो इसका मतलब है कि नागरिकता संबंधी कोई भी एक्ट बनाना, कोई भी कानून बनाना वो संसद करेगी, राज्य के विधानमंडल उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो एकल नागरिकता और संघ सूची वाली बात आप याद रखेंगे। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि भारत में कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। तो हेडिंग डालिए 5 से 11 अनुच्छेद हम पूरा डीपली डिस्कस करेंगे, उसको आप कतई चिंता न करिए उसकी। लेकिन सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको आप गौर से पढ़ें। तो भारतीय संविधान के वह अधिकार जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं, विदेशियों को नहीं। अब हम उन अधिकारों की बात करेंगे कि जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। तो सबसे पहले देखें कुछ मौलिक अधिकार हैं। आपको पता है कि हमारे संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के, इसके बाद में आर्टिकल 12 शुरू हो जाएगा, भाग 3 अगला चैप्टर ही होगा। तो 12 से लेकर के 35 तक के बीच में मौलिक अधिकार रखे गए हैं।
मौलिक अधिकार के संबंध में अगर बात करें तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं, यानी राज्य को मना ही करते हैं नागरिकों के साथ में कुछ भेदभाव करने के लिए, यानी ऐसे अधिकार जो राज्य भी नहीं छीन सकता है। और अगर किसी परिस्थिति में वो अधिकार आपके छीने जाने लगे तो आप उसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बीच के जो स्टेप होते हैं वो आप सब स्किप कर सकते हैं। अन्य किसी मामले में आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि पहले आप हाई कोर्ट जाओगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, लेकिन मौलिक अधिकार के हनन के संदर्भ में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा कर सकते हैं। तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारत के नागरिकों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। जैसे आप देखोगे समानता के तमाम हैं, जीवन जीने का अधिकार है। आप पूरा जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो आप उसको डिटेल में जानोगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि उनमें से ऐसे कौन कौन से हैं जो केवल और केवल हम लोगों को यानी नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। तो वो देखें कौन से हैं। कुल कुछ मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उसमें आता है आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ये 4 ऐसे मौलिक अधिकार, 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं। क्या चीज़ें इसमें हैं वो आपको जानना है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा जो है प्रावधान करता है अनुच्छेद 15। जैसे कि आपका धर्म कोई भी हो, आप किसी भी सार्वजनिक जगह पे जा सकते हैं। कोई पार्क है, कोई चिड़ियाघर है, कोई मेला है, कोई कुछ भी है, आप हर एक स्थान पे जा सकते हैं। आपका कोई भी धर्म है, आप मूल वंश के स्थान आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका लिंग भी कुछ भी हो, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं या अन्य, जन्म स्थान आपका कहीं भी है भारतवर्ष में, उसके आधार पे कोई भी भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा कि आप किसी सार्वजनिक जगह पर हैं और आपसे कह दिया जाए कि रुकिए जनाब, आप उस प्रदेश से आए हैं तो आप इस ट्रेन में नहीं बैठ सकते या आप इस पार्क में नहीं बैठ सकते। कुछ भी नहीं ऐसा है। कोई भी राज्य के द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा सार्वजनिक रूप से। लेकिन अब विदेशियों के साथ ऐसा किया जा सकता है। ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अब विदेशियों में जन्म स्थान के आधार पर, यानी उनका जन्म स्थान दूसरे देश में है और वो हमारे देश में आए, हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, तो हम उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं। सरकार उनके साथ भेदभाव कर सकती है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी कि अगर सरकार कोई नौकरी निकालती है, लोक नियोजन हो रहा है, तो उसमें सबको समान अवसर मिलता है। ये सब आधार उसमें भी है, सबको समान अवसर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे समता शब्द प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप देखोगे भेदभाव किया जाता है धर्म, जाति, लिंग आधार इत्यादि पे, तो वो समता लाने के लिए किया जाता है। उस पर हम नहीं अभी जा रहे हैं, वो हम सब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो आपको डीपली बताएंगे क्या होती हैं चीज़ें। लेकिन आप यहाँ पे समझो कि देशी और विदेशी में, यानी नागरिक और विदेशी नागरिक में कैसे अंतर किया जा सकता है कि लोक नियोजन में अवसर की जो समता की बात की जा रही है वो सिर्फ नागरिकों में लागू है, विदेशी नहीं दी जाएगी, उसको अन्य तरह से ट्रीट किया जाएगा। 19 में जो है, अनुच्छेद 19 जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है संविधान। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को ही प्राप्त है, अन्य देश के नागरिकों को नहीं। यानी जिस प्रकार से हम अपने बात को रख सकते हैं राजनीतिक स्तर पर, विदेशियों को वो अधिकार नहीं प्राप्त हैं, सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। 19 और 29 क्या कहता है? कुछ संस्कृत के विषय में है, पूरा डिटेल में आप पढ़ोगे। कुछ शिक्षा संबंधी हैं मौलिक अधिकार, कुछ संस्कृत संबंधी और कुछ कल्चर और शिक्षा संबंधी जो है कुछ मौलिक अधिकार हैं
जो 29 और 30 में दिए गए हैं, जो सिर्फ भारत के नागरिकों के संदर्भ में है। तो ये 5 मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों को तथा विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। अब इसके अतिरिक्त भी अन्य अधिकार हैं, कुछ अन्य अधिकार भी हैं जो सिर्फ नागरिकों को मिले हुए हैं। अन्य अधिकार जो मौलिक अधिकारों से बाहर हैं, अन्य अधिकार वो कौन कौन से हैं? जैसे लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं या राज्य की विधानसभाओं के इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे मतदान करने का अधिकार और उनमें निर्वाचित होने का अधिकार, यानी मेंबर बनने के लिए खड़े होने का अधिकार भी सिर्फ नागरिकों को है। तो आप लिखेंगे कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार आप सबको है ना, जितने भी नागरिक हैं उन सबको वोट देने का अधिकार है। विदेशी उसमें नहीं वोट डाल सकते आकर के इलेक्शन में। दूसरी चीज़, संसद का कोई भी सदन हो, संसद एवं राज्य विधानमंडल सदस्य यानी एमपी और एमएलए बनने का अधिकार, सदस्य बनने का अधिकार। ऐसा नहीं होगा कि कोई विदेशी आकर के वो आपके यहाँ एमपी बन जाए आकर के। वो उनकी अहर्ता में ही लिखा हुआ है कि सबसे पहली अहर्ता ये होती है कि उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और इसी तरीके से बहुत से पद हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायालय के न्यायाधीश और इसके साथ महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये सब जो पद होते हैं सार्वजनिक पद, इन पर भी जो है सिर्फ भारत के नागरिकों का ही अधिकार है वहाँ तक पहुँचने का। यानी कि आप भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई अमेरिका का नागरिक आकर के भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो उसके लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो तीसरा जो है कहा गया संवैधानिक पदों, जैसे आप कह सकते हो जैसे राष्ट्रपति कोई विदेशी नहीं बन सकता है। उपराष्ट्रपति सिर्फ नागरिक बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का पद किसी भी विदेशी को नहीं दिया जा सकता है। राज्यपाल, न्यायालयों के न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। तो क्या बना? संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायालयों के न्यायाधीश। अब इसमें दोनों न्यायालय आ गए, चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, कहीं का भी न्यायाधीश हो नागरिक ही बन सकते हैं। महान्यायवादी और महाधिवक्ता केवल नागरिक बनेंगे, केवल नागरिक, विदेशी नहीं बन सकते। और चौथी चीज़ है, एक और है कर्तव्य। कुछ कर्तव्य भी हैं, ये तो अधिकार हो गए। कर्तव्य जैसे कि टैक्स देना, जैसे कि राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये सब चीज़ें किससे अपेक्षा की जाती है? पहले ही बता चुके हैं। जो भी कर्तव्य हैं, हमारे संविधान में बहुत से कर्तव्य लिखे गए हैं, तो उन कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा नागरिकों से की जाती है, नागरिक करेंगे। तो कर्तव्य कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कर देना, है ना, राष्ट्रगान का सम्मान, ध्वज का सम्मान, देश की रक्षा आदि। ये तमाम कर्तव्य हैं जो नागरिकों पर रखे जाते हैं कि आप कर देंगे, टैक्स देंगे जो भी राज्य निर्धारित करेगा, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, देश की रक्षा इत्यादि जो कर्तव्य हैं वो भी नागरिकों पर होते हैं। तो यहाँ तक आपने ये जाना कि किस प्रकार से नागरिक होने के कुछ कर्तव्य हैं और कुछ अधिकार हैं जो विदेशियों से हमको पृथक कर देते हैं। अब हम यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 क्या कहता है।
कौन कौन सी बातें वो करता है। तो इसको डिटेल में हमको पढ़ना है, इसलिए इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त विवरण आपको 5 से 11 का हम यहाँ पर देंगे ताकि उसको डीप डिस्कशन करें तो आपको एक पृष्ठभूमि पता हो। तो क्या कहता है आर्टिकल 5 से 11, उसको सबसे पहले हम एक सारणी बना लेते हैं और फिर बाद में उसको हम एक एक आर्टिकल को पूरा डिस्कशन करेंगे, और वो करेंगे हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तो यहाँ पे आर्टिकल 5 से 11, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के प्रावधान क्या है। देखो, जो भारत में नागरिकता के प्रावधान संविधान में रखे गए थे आर्टिकल 5 से 11, उसमें सिर्फ इतना बताया गया था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय कौन कौन लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे इस दौरान। उसके बाद आने वाले समय में, यानी आज की अगर बात करो, तो वो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित नहीं है। उसमें कहा गया था अनुच्छेद 11 में कि आगे, यानी 1950 26 जनवरी के बाद में कौन भारत का नागरिक बनेगा, किसकी नागरिकता ले ली जाएगी, यानी कौन कौन बन सकता है, कैसे कैसे जा सकती है नागरिकता, इन सब से संबंधित विधि बनाने का अधिकार जो है वो संसद को रहेगा। संसद आगे कानून बनाएगी समय समय पर, उसी के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि संविधान में 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा, कौन होंगे, भारत के नागरिक कौन होंगे, यह बताता है। और साथ ही साथ ये भी प्रावधान करता है कि भविष्य में, यानी इसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद भविष्य में नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति, यानी भविष्य में कौन कौन नागरिक बन सकेगा, क्योंकि बाद में भी तो लोग भारत के नागरिक बनना चाहेंगे और कुछ लोगों की नागरिकता जाएगी भी बाद में। तो भविष्य में नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को होगी, संसद के पास होगी। ये आप जरूर याद रखेंगे कि जो मूल संविधान है उसमें सिर्फ यही बताया गया था नागरिकता में कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक होगा, और उसके बाद में ये भी उसी में कह दिया गया कि आगे नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा, वो संसद बनाएगा, और संसद के बनाए कानून के आधार पर ही भारत में नागरिकता तय की जाएगी। तो संसद ने पहला कानून 1955 में बनाया था, जिसको भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है, और उसी में समय समय पर तमाम संशोधन किए गए हैं, और लेटेस्ट संशोधन अभी किया गया जो 2019 में किया गया, CAA 2019, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। उसी पे तमाम विवाद भी हुए, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो 5 से लेकर के 11 आर्टिकल हैं वो क्या कहते हैं। मूल रूप से जो संक्षिप्त उसका है वो देख लें क्या है। आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ पर, संविधान के प्रारंभ पर, प्रारंभ का मतलब है 26 जनवरी 1950, संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक होगा, और इसका आधार बनाया गया है अधिवास, डोमिसाइल, अधिवास, डोमिसाइल के आधार पर इसका जो आधार है आर्टिकल 5 में वो निवास के आधार पे, निवास नहीं डोमिसाइल, अधिवास कहेंगे उसको, अधिवास के आधार पर। दूसरा आर्टिकल जो है, इन सबको आप सिर्फ नोट कर लीजिए, क्योंकि एक सेंटेंस में भी आपको याद रखना है
कि अधिवास के आधार पर 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन बन सकता है, कौन होगा, वो बताया गया है आर्टिकल 5 में। इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे डिस्कस नेक्स्ट में। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान, चूँकि बंटवारा हुआ था तो उधर वाले लोग इधर आए ना, पाकिस्तान से इंडिया तमाम लोग आए, तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता बताता है। ये आने वाले लोगों की नागरिकता कैसी होगी, वो नागरिक होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, आवेदन करेंगे या अपने आप हो जाएंगे, किस प्रकार से बनेंगे, ऐसे इन सब चीज़ों का वर्णन जो है अनुच्छेद 6 में किया गया है। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है? अब हुआ ये था कि तमाम लोग भारत से पहले पाकिस्तान चले गए और बाद में हो सकता है कि उनको लगा कि नहीं, इधर नहीं उधर ही होना चाहिए, तो फिर भारत वापस आ गए। तो ऐसे लोग के नागरिकता के क्या कानून होंगे, कैसे बनेंगे या नहीं बन पाएंगे, तो ये सारे सिस्टम जो है रखा गया अनुच्छेद 7 में। यानी जो पहले भारत से पाकिस्तान और फिर वापस भारत आ गए, उनसे संबंधित प्रावधान। यानी कि आप लिखोगे भारत से पाकिस्तान जाने तथा पुनः वापस आने वाले लोगों की नागरिकता इसमें दी गई है। लोगों की नागरिकता यानी 3 प्रकार के लोग हो गए। उन्होंने कहा कि ये सब संविधान लागू होने पहले बात की जा रही है, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले का ही पूरा प्रावधान है ये। उसके बाद कौन बनेगा नहीं बनेगा वो संसद तय करेगी। तो पाकिस्तान चले गए, उसके बाद फिर वापस आ गए, तो उनकी नागरिकता कैसे मिलेगी, उनको क्या सिस्टम होगा, ये आर्टिकल 7 में कह दिया गया। फिर आर्टिकल 8, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय तमाम से भारतीय लोग विदेशों में रह रहे थे, कोई अमेरिका में, कनाडा में, दक्षिण अफ्रीका में, बहुत सी जगह लोग रह रहे थे। तो अब भारत बन रहा है, स्वतंत्र हो रहा है, संविधान लागू हो रहा है, तो उन लोगों का क्या होगा जो विदेश में रह रहे हैं और भारतीय हैं। तो कहा गया कि भारतीय उद्भव के लोग जो बाहर रह रहे हैं उनकी नागरिकता कैसे होगी, वो आर्टिकल 8 में कहा गया है। यानी कि बाहर रह रहे भारतीयों की नागरिकता, इससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 8 में किया गया। आर्टिकल 9, अब ये तो प्राप्त संबंधी हैं, 8 तो हैं आर्टिकल जो कौन कौन नागरिक होगा ये बताता है। 9 में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि विदेशी नागरिकता लेने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त। भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी स्वतः, उसके लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 9 सीधे सीधे कहता है कि कोई भारतीय नागरिक है, इन सब में कोई भी है, अगर उसने किसी विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली तो उसकी नागरिकता समाप्त हो गई। स्वेच्छा शब्द इसमें लिख दीजिएगा, विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कुछ देश नागरिकता बांटते भी हैं, कुछ देश ना, कभी कभी आप देखते हो कि कोई हमारे देश के नागरिक को अपने देश की नागरिकता दे देता है, पुरस्कार में दे देता है, और हम भी देते हैं। हमने भी तमाम विदेशियों को नागरिकता पुरस्कार में दी है। तो अगर किसी को मिल जाती है, गिफ्ट में दे देता है, तो उतने भर से नागरिकता समाप्त नहीं हो जाएगी, स्वेच्छा से अगर वो लेता है जा कर के। आर्टिकल 10 ये प्रावधान करता है कि किसी की नागरिकता का लोप संसद की विधि अनुसार ही किया जाएगा, नागरिकता छीनी नहीं जा सकती है। और ये भी कहा गया कि जो लोग जिनकी छीनी नागरिकता जा सकती है, कौन कौन से लोगों की नागरिकता छीनी जा सकती है, वो निर्भर करेगा। जो जन्मजात नागरिक है उसकी नहीं छीनी जा सकती नागरिकता, कुछ लोगों की नागरिकता छीनी भी जा सकती है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है, खास करके आप याद रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता केवल संसद की विधि के आधार पर ही ली जा सकती है, अदरवाइज नहीं छीन सकते आप। तो नागरिकता
शॉर्टकट में लिखेंगे केवल संसद की विधि, संसद एक्ट बनाएगी, विधि के आधार पर ही ली जा सकती है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा किसी व्यक्ति की नागरिकता केवल संसद की विधि के आधार पर ही ली जा सकती है। ऐसा नहीं होगा कि कल को कार्यपालिका एक आदेश जारी करे कि तुम्हारी नागरिकता मैं छीन रहा हूँ, ऐसा नहीं। कार्यपालिका आदेश करके नागरिकता नहीं छीन सकती है। से केवल और केवल संसद को यह अधिकार होगा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता को वो छीनने की विधि बनाए। और आर्टिकल 11, आखिरी आर्टिकल जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही भविष्य तय करेगा, इसमें कहा गया है कि भविष्य में संसद को ये शक्ति प्रदान की जाती है कि वह नागरिकता संबंधी विधि बना सकती है। यानी नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास में है। किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 11 में लिखा है। और यही आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इतना जो है ये तो 26 जनवरी 1950 के लिए है। मेन मैटर तो उसके बाद शुरू होता है। आज को अगर हमें नागरिकता चाहिए या हमारी नागरिकता ख़त्म हो जाए या क्या होगा हमारा, वो चीज़ निर्भर करेगी कि अब संसद जो विधि बनाएगी उस पर। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण है इसको लिखेंगे नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति किसके पास रहेगी? संसद के पास, संसद के पास होगी। राज्य के विधानमंडलों के पास में नहीं और किसी के पास नहीं, संसद के पास रहेगी। इसीलिए हमने बताया कि ये संघ सूची का विषय है, नागरिकता पे केवल संसद कानून बना सकती है। तो ये आर्टिकल 11, इसको बहुत डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इसी का उपयोग करके तमाम बार जो है नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। पहली बार 1955 में बनाया गया, उसके बाद उसको कई बार संशोधित किया गया है, और करते 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 लास्ट में जो 2019 में भी हुआ है लेटेस्ट, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इतना हमने मौलिक रूप से जाना। तो आशा है कि आपने नागरिकता को समझ लिया होगा। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।